हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग क्या देखेंगे, बीपीएससी में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और किससे रिलेटेड देखेंगे, इकोनॉमी से। अब हमारा जो कोर्स चल रहा है बीपीएससी का क्रैश कोर्स, जो कि आप जानते हैं बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है। और अभी जो है आपका जो डेट एक्सटेंड हो गया है 23 जनवरी को एग्ज़ाम, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया है। तो आप इस कोर्स में जो है इनरोल कर सकते हैं और जो है वो इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, द पहला क्वेश्चन है आपका, द एपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रीफाइनेंस, ठीक है, बात ध्यान रखिए वर्ड का, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस इन इंडिया इस, ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका 63rd बीपीएससी में आया है। तो पहला ऑप्शन है आपका आरबीआई, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है एसबीआई, चौथा है इंपीरियल बैंक और ई जो है वो नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन क्या है आपका? नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड बेसिकली क्या है आपका, ठीक है, जो कि आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में जो है ये लेंडिंग का काम करता है। लेकिन इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, नाबार्ड से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नाबार्ड कभी भी डायरेक्ट लोन जो है वो पर्सन या किसी कंपनी को नहीं देता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है, वो रीफाइनेंस करता है फंड को, ठीक है। जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे क्या होता है कि इनसे जो है पैसा आता है। अब इनका पैसा जो है वो न क्या होता है, नाबार्ड के पास आ जाता है। अब आगे चल के जैसे जब लोग को लोन लेना रहता है तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं आरआरबी जैसे बैंक में, या किसी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, या कहीं पर जाते हैं जैसे रीजनल रूरल बैंक्स। तो यहाँ पर जो है आदमी, मतलब जो भी जिनको भी लोन लेना है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, माइक्रो यूनिट्स बैठाना चाहते हैं, वो लोन लेना चाहते हैं, तो वो इन सब बैंक्स में जाते हैं, ठीक है। ये बैंक्स उनको लोन देती हैं, जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं ये लोन देती हैं। उसके बाद लोन जो दे देती हैं तो उसके बाद क्या करती है, नाबार्ड जो है वो इन बैंक्स को जो है वो पैसा देती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रीफाइनेंसिंग। तो आप समझ लिए कि जो नाबार्ड जो है वो डायरेक्ट लेंडिंग नहीं करता है, लेकिन वो जो है क्या करता है, रीफाइनेंस करता है, कि जो लोन्स जो है वो बैंक्स जो वो आगे देती है, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज, ठीक है। बताइए कौन सा जो है प्रॉब्लम जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में आता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है इन्फ्लेशन, तीसरा है लो लेवल ऑफ सेविंग्स, तीसरा है चौथा है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, और ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और सोच के बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। हमने नेशनल इनकम का वाला चैप्टर जो है बहुत अच्छे से किया है बीपीएससी में। वहाँ पर हमने देखा है जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, नेशनल इनकम हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए उस हिसाब से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। देखिए बेसिकली नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम बोला गया है, क्योंकि जो हम आपने पढ़ा होगा जो इनकम मेथड होता है, या एक्सपेंडिचर मेथड होता है, या फैक्टर कॉस्ट मेथड होता है, जिसे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। या फिर उसके बाद उसमें हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो ऐड करते हैं, ठीक है। और जो है फिर वो हम लोग उसको नेशनल इनकम कंसिडर करते हैं। तो ये सब चीज़ जो हम लोग करते हैं ये बेसिकली करते हैं जो फॉर्मल इकॉनमी के लिए, ठीक है, जिसके बारे में हमारे पास डेटा है। अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम होता है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, उसका कोई जो है ट्रेस हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं या उसको असेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है जितना भी ज़्यादा किसी भी इकोनॉमी में जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहेगा या नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर रहेगा, वहाँ पर हम लोग को नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट करने में उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम लोग रियली जो है वो असेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है मतलब आप कह सकते हैं एम्पेरिकल डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। चलिए बताइए तीसरा क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। जानते हैं बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। पहला है आपका बेसिक नीड्स अप्रोच, दूसरा है कैपेबिलिटी अप्रोच, तीसरा है इनकम अप्रोच, डी है वेलफेयर अप्रोच, और ई है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो बताइए ये सब जो अप्रोचेज जो दिए हुए हैं इनमें से किसके मतलब के अमर्त्य सेन ने जो है वो कौन सा दिया है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ लिया जाता है, तो इससे मतलब इस तरह का चीज़ जो है आपको कवर करके रखना चाहिए। और हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो इसका एक ये भी मकसद है क्योंकि आने वाले आपका जो एग्ज़ाम है बीपीएससी में उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिले, पर इनका जो ऑप्शन है जैसे कैपेबिलिटी अप्रोच से रिलेटेड कुछ आपको जो है क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच वॉज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाई इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर अमर्त्य सेन इन 1980s एंड रिमेन, और अभी भी ये रिमेन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ हिम, ठीक है। अभी भी ये जो है इनका ओरिजिनल आइडिया है, ठीक है। इट हैज़ बीन एम्प्लॉयड एक्सटेंसिवली इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे यूएनडीपी जो है
ठीक है। यूएनडीपी जो आप जानते हैं यूएन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बॉडी है, एक ऑर्गन है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो जैसे मतलब पॉवर्टी या फिर आपका डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए जो है वो कैपेबिलिटी अप्रोच को भी यूज़ करने लगा है, ठीक है, एज अ अल्टरनेटिव, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, इकोनॉमिक मैट्रिक्स कैसे नापा जाता था, आपका जीडीपी है उसको डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन से, जीडीपी पर कैपिटा आ गया, तो उसे ही हम लोग बताते थे कि पॉवर्टी है हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के अनुसार हम लोग असेस करते थे। लेकिन कैपेबिलिटी अप्रोच क्या किया है, मोर कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग असेस कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री में कितना पॉवर्टी लेवल है या कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो दिया गया है अमर्त्य सेन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं कि क्या होता है स्मॉल मार्जिनल लैंड होल्डिंग। पीएम किसान जो है आपका जो स्कीम था पहले वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को अवेलेबल था। तो इस तरह का चीज़ जो छोटा छोटा चीज़ होता है खास करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज, ठीक है। फर्स्ट है ए मोर देन 5 हेक्टेयर्स, बी है 2 हेक्टेयर्स टू 4 हेक्टेयर्स, सी है 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर, डी है लेस देन 1 हेक्टेयर और ई है नन ऑफ दी अबव। तो बताइए मार्जिनल लैंड होल्डिंग किसको कहते हैं, कहते हैं लेस देन 1 हेक्टेयर, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, अगर आपको सब पे ही हम लोग देखते हैं, जैसे मार्जिनल होल्डिंग क्या होता है, लेस देन 1 हेक्टेयर। स्मॉल होल्डिंग क्या होता है, 1 to 2 हेक्टेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। स्मॉल बेसिकली जो होता है वो 1 से 2 होता है। सेमी मीडियम होल्डिंग कितना होता है, 2 से 4, और मीडियम होल्डिंग क्या होता है, 4 से 10, और लार्ज हैंड होल्डिंग जो है दैट इज़ मोर देन 10, ठीक है। और इंडिया में आप जानते हैं मैक्सिमम जो हमारा लैंड होल्डिंग्स है वो किस रीजन में बिलोंग करता है, मार्जिनल एंड स्मॉल होल्डिंग, ठीक है। ये आप इंडिया का जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी है कि यहाँ पे लैंड जो फ्रैगमेंट हो चुका है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड जिसको बोलते हैं, जो कि बड़ा लैंड अब बंटवारे के बाद छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा एक पर्सन का या एक यूनिट का जो होल्डिंग है जिसको हम लोग लैंड होल्डिंग कहते हैं, वो जो है वो घटता चला जा रहा है और लेस देन 1 हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। अब लेस देन 1 हेक्टेयर या स्मॉल या मार्जिनल हो जाने पे क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं या स्केल नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, हमेशा ही जो है आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो आपको मतलब एक तरह से मतलब पॉवर्टी एलिवेशन नहीं हो पाता है और लोग के पास इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता है कि वो मार्केट में अच्छे से सेल कर पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्लोबलाइजेशन। ये भी बेसिक कंसेप्ट है, ये भी आपका 63rd बीपीएससी में आया हुआ है। तो बताइए ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट, ठीक है, पूछा जा रहा है। फर्स्ट है आपका रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, ऑप्शन बी है एबॉलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, सी है फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई, डी है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी और ई है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसमें से कौन से जो ऑप्शन, जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा है जो कि ग्लोबलाइजेशन के अंडर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो बताइए वो कौन सा है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है, आपका वर्ल्ड जो मतलब सारे वर्ल्ड को हम लोग स्मॉल बना रहे हैं और जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है, सर्विसेज का एक्सचेंज इंक्रीज़ हो रहा है, कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हो रहा है, इंटरेक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सब पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी जो है वो कहीं से भी ग्लोबलाइजेशन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली आप जानते हैं क्या होता है कि हम लोग जो CPSEs या PSUs होते हैं उसका जो है शेयर्स जो है हम लोग सेल करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो अब इससे ये कहीं से भी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, तो एक ये आपका एक स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग दिया हुआ था, तो आप इसको जो है एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं कि कैसे होता है डिसइन्वेस्टमेंट। बेसिकली इंडिया में अभी दो तरीके से होता है, एक है डिसइन्वेस्टमेंट थ्रू माइनॉरिटी स्टेक सेल और दूसरा है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है आप ईजिली सॉल्व कर सकते थे क्योंकि आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो है आप इसको सॉल्व करिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ये भी आपका 63rd बीपीएससी में आया है, ठीक है। PMLA जो कि है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, यहाँ पे केम इनटू फोर्स इन इंडिया ड्यूरिंग, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1998, यहाँ पर मनी छूट गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, 1999, 2001, 2005, ठीक है। और ये ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो बताइए सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है आपका 2005, ठीक है। देखिए ये एक्ट जो है ये थोड़ा डिफरेंट, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए गया था क्योंकि PMLA एक्ट जो है वो 2002 में आया था, ठीक है। इसको पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 2002 में, लेकिन इसका जो नोटिफाई किया गया था रूल्स वो किया गया था कब, जुलाई 1, 2005 में। तो ये लॉ जो है ये इन्फोर्स किया गया था फ्रॉम 2005, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा डिफिकल्ट था, अगर ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है इसको आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको डेट एग्जैक्टली नहीं पता हो तो आप अंदाज भी लगा सकते थे, पर ये क्वेश्चन जो है आप इसको डिफ़िकल्ट में ही रखेंगे, ठीक है।
तो चलिए हम लोग ने देखा 6 क्वेश्चंस जो कि आपका प्रीवियस ईयर इकॉनमी में आया हुआ है बीपीएससी के प्रीलिम्स में। तो इस तरह का क्वेश्चन ही हम लोग जो है डेली डोज में अब कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम आते आते तक आपका क्या होगा कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।